नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 62 रन की बढ़त बना ली है। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 2020 श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। गोवा में चल रही इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना जमशेदपुर एफसी से और जर्मनी में चल रही कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में जगह बनाई। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 62 रन की बढ़त बना ली है। आज का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बना लिए थे। पृथ्वी शॉ 4 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले मेजबान टीम ने पहली पारी में 191 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्श लबुशेन ने 47 और टिम पेन ने नाबाद 73 रन की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए थे। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी चारू की ये रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे। दिन के खेल में भारत ने पहली पारी में 244 रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली पारी में 191 रन ही बना पाई। भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी के दम पर पहले पारी के आधार पर 53 रन की बढ़त हासिल की। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बनाए थे और उसकी कुल बढ़त 62 रन की हो गई थी। मयंक अग्रवाल 5 जबकि जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले खेल रहे थे। दूसरी पारी में भारत के लिए पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करने उतरी। पहली पारी में खाता खोलने में नाकाम रहे पृथ्वी दूसरी पारी में महज 4 रन ही बना पाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के समय मयंक अग्रवाल 5 जबकि नाइट वॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में कप्तान टिम पेन ने एकमात्र अर्धशतक लगाया जबकि अन्य बल्लेबाजों में निराश किया। पेन ने 99 गेंद पर नाबाद 73 रन बनाए जबकि मांस लाबुशाने ने 43 रन की पारी खेली। अब जब भारत कल 9 रन से आगे खेलना शुरू करेगा तो देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए कितना बड़ा लक्ष्य देते हैं। चारू सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने खेला और दोबारा जो है भारतीय टीम ने शुरुआत कर दी है, तो उत्तरा क्या कुछ लगता है क्या होने वाला है इस मैच में? रिजल्ट का तो पता नहीं, लेकिन आगे के जो 3 दिन बचे हैं वो बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, ये बहुत क्लियर है। और बहुत कम ऐसा होता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट मैच में एक अपर हैंड लेके चले। पर क्रेडिट एक अच्छी चीज ये है कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, एक पूरा टीम एफर्ट है। जैसे नॉर्मली होता है कि किसी ने 100, 150, 200 रन बना दिए या किसी बॉलर ने 5-6 विकेट ले लिए, ऐसा नहीं हुआ है। एक पूरा टीम एफर्ट था। और सबसे अच्छी चीज जो ये थी और जो थोड़ी सी डिफरेंट भी थी, जो जिस तरह से एक अटैकिंग गेम खेला है, पूरी तरह से डिफेंसिव होके नहीं खेला है। मतलब सीरीज की शुरुआत है, पहला ही दिन है, पहले 2 दिन हुए हैं, लेकिन उसमें भी जिस तरह से अटैकिंग मैच खेला है दोनों ही टीमों की तरफ से, सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की भी तरफ से, डिफेंसिव नहीं हुई है कोई भी टीम। ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे आपको समझ आता है कि टीम रिजल्ट के लिए खेल रही है, ड्रॉ के लिए नहीं खेल रही है। क्योंकि टेस्ट मैच में बहुत आसान होता है कि आप डिफेंसिव हो जाएं और ड्रॉ के लिए खेलें वहां पे। वो एक अच्छी चीज देखने को मिली। कंसर्न्स दोनों तरफ से हैं। 50-53 रन की जो लीड ली है भारत ने, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती थी अगर कैचेस लिए होते जो ड्रॉप हुए हैं। कुछ ऐसे मौके थे जहां पे भारतीय फील्डिंग को थोड़ा सा और काम करने की जरूरत दिख रही है बिल्कुल। और टेल पे काम करने की जरूरत है क्योंकि नीचे के 3-4 विकेट ने ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से 80-90 रन जोड़े हैं साथ में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारत को लग रहा होगा कि ये विकेट उनको जल्दी निकाल लेने चाहिए थे। हालांकि टिम पेन खड़े थे एक एंड पे वहां पे लगातार,
लेकिन बाकी भी जो खिलाड़ी आए हैं, चाहे वो मिशेल स्टार्क हो या नेथन लियोन हो, अपनी अपनी तरफ से जिस तरह से उन्होंने खड़े होकर वक्त निकाला है और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर पॉजिटिव के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए ये टेल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय गेंदबाजी को माफ कीजिए, थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि किस तरह, क्योंकि ये लगातार भारत के साथ होता रहा है कि आप ऊपर के 6-7 निकालते हैं लेकिन नीचे के 3-4 खिलाड़ी आके आपको फंसा जाते हैं टेस्ट मैच में। कहीं ना कहीं उस चीज पे थोड़ा सा काम करने की और जरूरत है। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि डे नाइट टेस्ट में ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में लीड नहीं ले पाई है, और हम जानते हैं कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया का ये 8वां पिंक बॉल टेस्ट है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पृथ्वी शॉ की, तो दूसरी बार भी वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। और टिम पेन ने, जैसा कि आपने बताया, कि वही एक ऐसे बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया की ओर से जो आज उन्होंने जो बेहतर प्रदर्शन किया, और 99 बॉल पर उन्होंने 73 रन की नाबाद पारी खेली। तो एक सम्मानजनक स्कोर जिसे हम कह सकते हैं कि वहां तक ले जाने में मदद की, क्योंकि अगर ये भी नहीं खेल पाते तो फिर, और उनका साथ जिस तरह से लाबुशानी ने दिया, 119 बॉल पर 47 रन उन्होंने बनाए, तो यही दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ कर सके ऑस्ट्रेलियाई टीम में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी को क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, खासकर कि रविचंद्रन अश्विन को, क्योंकि ये लगातार बोला जाता रहा है कि मतलब अश्विन हमारे प्रीमियर स्पिनर जरूर हैं, लेकिन उस तरह से उनके ऊपर स्पॉटलाइट नॉर्मली, चाहे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें, स्पॉटलाइट नॉर्मली आता है जब चीजें गड़बड़ होती हैं जी। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि एक स्पिनर सिर्फ स्पिन करे और अपना चला जाए। वो जितने सीनियर हैं वो पूरी बॉलिंग यूनिट के एक तरह से लीडर हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो पेसर्स हैं उनसे उनकी बातचीत नहीं होती है। जो ओवरऑल एक टीम को किस तरह से प्लान करना है और सामने वाली टीम के खिलाफ किस तरह से आपको एक पूरा का पूरा तैयार रखना है कि किस तरह से उनको अटैक करना है या किस तरह की फील्ड होनी है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है क्रेडिट रविचंद्रन अश्विन को जाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ने जिस तरह से गेंदबाजी की, काबिले तारीफ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता जरूर है कि थोड़ा सा अभी संभल के उनको असेस करने की जरूरत है जी। उमेश यादव ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, क्योंकि वो काफी समय से बाहर बैठे हुए हैं भारतीय टीम में, अलग अलग फॉर्मेट में। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए। बिल्कुल, और उमेश यादव पे लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या उनका खत्म हो चुका है टाइम, क्योंकि जिस तरह से बाकी गेंदबाज आ रहे थे, चाहे जसप्रीत बुमराह हो या पीछे भुवनेश्वर कुमार जब आए थे और अब नटराजन आ रहे हैं, तो लगातार उससे पहले वरुण आरोन आके चले गए। उमेश यादव पे लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वो दोबारा उस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, और उन्होंने ये दिखाया कि वापस डोमेस्टिक में जाके जब वो अब आए हैं तो वो जरूर नई चीजें सीख के आए हैं, और उमेश यादव को खत्म मान लेना अभी शायद ठीक नहीं होगा बिल्कुल भी। डोमेस्टिक की ही बात करें तो जो आपने पृथ्वी शॉ की बात उठाई थी जी, मुझे लगता है उनको ये जरूर है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, पर मुझे लगता है कि उनसे किसी न किसी को बात करने की बहुत सख्त जरूरत है। उनको ये बताने की जरूरत है कि कहां चीजें गड़बड़ जा रही हैं, क्योंकि जिस प्लेयर के लिए राहुल द्रविड़ ने ये कहा हो कि उसे फर्स्ट क्लास खेलना चाहिए मुंबई जैसी टीम के लिए, ना कि अंडर 19 और अंडर 20 के लड़कों के साथ अपना वक्त बर्बाद करे एनसीए में, क्योंकि वो उनसे बहुत बेहतर है, तो ये नहीं हो सकता कि अचानक वो खिलाड़ी इतना खराब हो जाए कि लगातार फेल होता चला जाए। पृथ्वी शॉ के बारे में जितने भी लोगों ने उनको देखा है डोमेस्टिक में मुंबई में खेलते हुए, सबका यही मानना है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो किसी न किसी को उनके साथ बैठ के ये बात जरूर करनी चाहिए कि आखिर कहां गड़बड़ हो रही है। क्या वो टेक्निक में गड़बड़ हो रही है, क्या वो उनके दिमाग में गड़बड़ चल रही है, क्या वो ज्यादा प्रेशर लेके चल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, क्या वो बहुत ज्यादा जल्दी में है अपने आप को प्रूव करने की, क्योंकि इस लेवल पे आप जल्दबाजी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे इस मैच की एक खास बात और है कि टीम इंडिया अपना दूसरा और विदेश में पहला डे नाइट टेस्ट खेल रही है। इसमें पहली बार भारतीय स्पिनर्स को विकेट मिले हैं। अश्विन ने मैच में, जैसा कि पहले बताया, कि 4 विकेट लिए हैं। भारत ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। उस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने 19 विकेट लिए थे, और जिसमें भारत ने मैच पारी और 46 रन से जीता था। पर यहाँ पे स्पिनर्स ने
कमाल दिखाया है। बिल्कुल, और इससे आपको पता चलता है कि टीम ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है अपनी अपोजिशन के हिसाब से। और जितने इससे पहले जो लिमिटेड ओवर सीरीज हुए हैं T20 और वनडेयर्स के, उससे भी आपको एक आइडिया जरूर मिलता है माहौल का, थोड़ा सा कंडीशंस का, पिच का, उस जगह का, क्योंकि आप पिछले 1.5 महीने से वहां पे हैं। और कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पे, हालांकि वो घर वापस आ चुके हैं अपने, लेकिन वो इतने लंबे समय से टूर पे रहे हैं और बायो बबल में रहे हैं और अलग अलग जगह पे खेलते रहे हैं जी। वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट किया हो, क्योंकि हालांकि वो घर पे खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घर वालों के साथ रह सकते हैं या वो होम वाली फीलिंग ले सकते हैं। वहां पे बायो बबल और क्वारंटीन वो सब कुछ चल रहा है, सिक्योर बबल, तो हो सकता है उससे भी कुछ फर्क पड़ा हो। भारतीय टीम ने क्योंकि कुछ नहीं खेला है सिवाय आईपीएल के पिछले करीब 6-8 महीनों में, तो एक अंदर भूख भी आती है आपके अंदर कि अब आपको परफॉर्म करना है और आपको फाइनली स्टेज मिला है खेलने के लिए, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करती है, मुझे लगता है। और इसके बाद दोबारा बात करते हैं इंडियन सुपर लीग की। ऑकलैंड में, या इससे पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। और आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी अतहर सहित की इस मैच के बारे में ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आज एक दिलचस्प मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले 2020 मैच में 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में मेजबान न्यूजीलैंड ने 7 गेंद शेष रहते 5 विकेट पर 156 रन बनाकर मैच जीत लिया। पाकिस्तान की ओर से शादाब खान ने 42 और फहीम अशरफ ने 31 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने 4 जबकि स्कॉट ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की ओर से टिम ने 57 जबकि मार्क ने 34 रन की पारी खेली। जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ये उनका T20 में पहला डेब्यू मैच था। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तरा इस मैच की जो हाईलाइट रहे वो जैकब डफी रहे। 2 अगस्त 1994 में उनकी पैदाइश है, ऑलमोस्ट 26 साल के हैं और T20 में जैसा कि डेब्यू मैच में ही मैन ऑफ द मैच बने और बहुत शानदार प्रदर्शन किया आज के मैच में। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान टीम सिर्फ इस बात से खुश होगी कि फाइनली चीजें जो हैं उनके ऑफ फील्ड चीजों से हटके ऑन फील्ड मैच पे और परफॉर्मेंस पे अगर बात हो तो, क्योंकि जब से वहां पे टीम पहुंची है वहां लगातार, चाहे वो कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट को लेके हो या बायो बबल ब्रीच करने को लेके हो, लगातार जो ऑफ फील्ड उनकी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा सुर्खियों में थी कि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये सीरीज कॉल ऑफ ही ना हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से लगातार वार्निंग्स आ चुकी थी उनके गवर्नमेंट की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि इतना ज्यादा अगर ब्रीच होगा तो चीजें नहीं आगे बढ़ पाएंगी। तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान टीम हालांकि मैच जरूर हारी है, लेकिन इस बात से खुश होगी कि इस मैच हुआ है, सीरीज हो रही है और उनके गेम पे बात हो रही है, रिजल्ट पे बात हो रही है, ना कि उनकी ऑफ फील्ड चीजों पे बात हो रही है अभी वहां पे। और अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड इस समय जैसे कि पिछले मैचों में भी उसने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, एक मजबूत टीम के रूप में उभरी है। लेकिन न्यूजीलैंड पिछले कुछ समय से काफी मजबूत टीम बनी है, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में। और हालांकि इसके लिए बहुत आसान है क्रेडिट दे देना सीधे सीधे केन विलियमसन को, और लीडर हमेशा किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ओवरऑल जिस तरह से टीम ने उनके परफॉर्म किया है पिछले 2-2.5 साल में या 3 साल में, उससे ये जरूर लगता है कि उनको लगातार जो एक अंडरडॉग वाला टाइटल है अब उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड शायद उस तरह से बहुत फ्लैम्बॉयंट टीम नहीं है, बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाली टीम नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट्स देख के आपको हमेशा ये लगेगा, चाहे वो ओडीआईज हों या T20s हों या जितने भी लीग्स होते हैं उनमें हों या टेस्ट क्रिकेट में भी अगर कहीं ना कहीं देखें तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि अब उनको अंडरडॉग्स कहा जाए। ये एक जो मान्यता बन गई है कि अरे न्यूजीलैंड जीत गई है या न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा किया है, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, क्योंकि अब वो अंडरडॉग्स नहीं है और उनका जीतना इतनी हैरानी नहीं देनी चाहिए किसी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के आयोजन के लिए 7 शहरों को फाइनल किया है। इनमें बेंगलुरु, कोलकाता, वडोदरा, इंदौर, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद शामिल हैं। टूर्नामेंट 10 से 31 जनवरी के बीच बायोसिक्योर माहौल में खेला जाएगा। 10 से 29 जनवरी तक सभी 7 जगहों पर नॉकआउट मैचेस होंगे। उसके बाद 26 और 27 जनवरी को चारों क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे, जबकि 28 जनवरी को सेमीफाइनल मैच होंगे। 26, 27 और 28 जनवरी को डबल हेडर मैच होंगे। वहीं 31 जनवरी
तारीख को फाइनल खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सहित फाइनल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले जाएंगे। सभी 7 सेंटर पर मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को 2 जनवरी तक पहुंचना होगा। उसके बाद उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। तो उत्तरा, अब डोमेस्टिक क्रिकेट की भी शुरुआत हो गई है। फाइनली हो गई है। शुक्रिया कहना चाहिए बीसीसीआई का कि उन्होंने ये सोचा कि अब डोमेस्टिक पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पिछले करीब 6 महीने से तो सिर्फ आईपीएल की ही बात चल रही थी कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। डोमेस्टिक में भी अभी मुश्ताक अली, क्योंकि सबसे आसान है कराना एक T20 टूर्नामेंट के हिसाब से। अभी आगे हमें नहीं पता कि बाकी क्या होगा डोमेस्टिक सीजन, इसके आगे कौन सा फॉर्मेट खेला जाएगा, कौन से मैचेस होंगे, कहां होंगे, लेकिन एक शुरुआत है और मुझे लगता है बहुत जरूरी थी ये शुरुआत। जी। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। गोवा में चल रही इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना जमशेदपुर एफसी से होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड चौथे स्थान पर है। उसे 6 मैचों में 2 जीत के साथ 4 हार का सामना करना पड़ा है और प्रतियोगिता में उसके 10 अंक हैं। अगर आज ये टीम मैच जीत लेती है तो उसकी भी 13 अंक हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर 7वें स्थान पर है। उसे 6 मैचों में 1 में जीत और 4 में हार मिली है और उसके 7 अंक हैं। तो इसके बारे में एक बड़ा, जैसे हम देखें तो ये मुकाबला जो है इस समय काफी जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनकी नजर आईएसएल पर रहती है। क्या कुछ लगता है आपको आज के मैच में? बहुत ज्यादा तो अभी नहीं कह सकते हैं इस मैच के बारे में या आगे के बारे में, लेकिन गोवा में जिस तरह से ये चल रहा है वो मेरे हिसाब से, जैसे मैं लगातार कहती भी आ रही हूं, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कंपटीशन होते रहना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम ये उसमें देखें कि वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्योंकि जिस साल कुछ भी नहीं होता है उस साल कुछ भी अगर आपको देखने को मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और इस बीच कल एक अन्य मुकाबले में एटीके मोहन बागान ने एफसी गोवा को 1-0 से हराया। सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की इस मैच के बारे में ये रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग में कल एक रोमांचक मुकाबले में एटीके मोहन बागान ने मेजबान एफसी गोवा को 1-0 से मात दी। बागान टीम ने अपने स्ट्राइकर रॉय कृष्णा के गोल से जीत दर्ज की। कृष्णा ने 85वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। एटीके मोहन बागान टूर्नामेंट के 7वें सीजन की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसके ये मौजूदा सीजन की चौथी जीत है। उसके 6 मैचों से 13 अंक हो गए हैं। मुंबई सिटी एफसी के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन बेहतर गोल अंतर के कारण वो पहले स्थान पर है। वहीं ये गोवा की इस सीजन की दूसरी हार है। गोवा 8 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर है। 2 अच्छी टीमों के बीच कांटे के मुकाबले का पहला हाफ अपेक्षित तौर पर गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों ने डेडलॉक तोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। तमाम प्रयासों के बावजूद डेडलॉक टूटता नहीं दिख रहा था और दोनों टीमें गोल रहित बराबरी की ओर बढ़ रही थी। गोवा ने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए 74वें मिनट में 2 बदलाव किए। सब्स्टिट्यूट जॉर्ज मेंडोजा ने आते ही 80वें मिनट में जोरदार हमला किया, लेकिन गोलकीपर अरिंदम के साथ 1-2-1 के दौरान वो बॉक्स में गिर गए। गोवा ने पेनल्टी की मांग की, लेकिन रेफरी ने उसे नकार दिया। इसके साथ 4 मिनट बाद एटीके एमबी को पेनल्टी का फायदा मिला, जिस पर गोल करते हुए कृष्णा ने कोलकाता के इस क्लब को 1-0 से आगे कर दिया। ये पेनल्टी कृष्णा ने ही हासिल की थी। उन्हें ऐबान डोलिंग ने बॉक्स में गिराया था। इस सीजन में कृष्णा का ये 5वां गोल है। देखना दिलचस्प होगा कि इन टीमों का आगे का सफर कैसा रहता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब चलते चलते बात करते हैं मुक्केबाजी की। जर्मनी में चल रही कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में जगह बना ली है, जबकि 3 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग में उतरे बिना विश्व कप में पदक पक्के कर लिए हैं। एशियाई खेलों के चैंपियन, विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने सेमीफाइनल में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता फ्रांस के बिलाल पेनामा को हराया। उन्होंने इस मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज की। इससे पहले महिला वर्ग में पूजा रानी, मनीषा और सिमरनजीत कौर कम खिलाड़ियों के कारण अपने वर्ग में अंतिम 4 से शुरुआत करेंगी। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।